हेलो बच्चों, रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर, मेरा नाम है आदर्श सोनकर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। लास्ट क्लास में हमने सीयूटी के पीवाईक्यूज में क्वेश्चन नंबर 1 to 24 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसे आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करने वाले हैं, 25 to 36 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से, देखते हैं कि कैसा सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। यानी तीन चार्जेस हैं, उन्हें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे प्लेस्ड किया है। ठीक है, चलिए आगे। तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है। द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, यानी कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। एक प्लस क्यू है, प्लस क्यू और एक माइनस 2q। तो एक प्लस क्यू ले लो, ये भी प्लस क्यू ले लो और एक माइनस क्या ले लो, 2q से बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखे गए हैं। निकाय का कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है हमें। तो हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो एक माइनस चार्ज लेते हैं, एक माइनस चार्ज माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दो इक्वल चार्जेस और उनके बीच का डिस्टेंस अगर सेपरेशन स्मॉल हो तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको ये पता होगा। तो हमें ये पता है कि डाइपोल का ये डेफिनेशन होता है, तो हमें डायग्राम में ये डेफिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस 2q है, माइनस 2q को माइनस क्यू ऊपर रखना और माइनस क्यू नीचे। इसको दो इक्वल पार्ट में हमने दो पॉइंट में डिवाइड कर दिया। एक ही पॉइंट पर इस पॉइंट को माइनस क्यू और माइनस क्यू में डिवाइड कर दिया। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, माइनस क्यू और प्लस क्यू का। तो एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा पी वेक्टर, जैसे यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है पी वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ भी एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो एक डाइपोल मोमेंट यहाँ आ जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ डायरेक्शन नहीं निकालना है, तो हम नेट मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेट पी नेट कितना आ जाएगा, अंडर रूट में पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस 2 पी इंटू पी और कॉस कितना 60 डिग्री। तो पी नेट की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर और कॉस कितना 60, यानी 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आ जाएगा रूट में 3p स्क्वायर। रूट में क्या आ जाएगा 3p स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा रूट में 3p। और p की वैल्यू कितना होता निकाला हमने, q इंटू 2l। और यहाँ पे क्या हो जाएगा p की वैल्यू, अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँ तो q इंटू a, ये तुम्हारा हो जाएगा p का वैल्यू। सही, तो यहाँ पे हमने p की वैल्यू रख दिया q इंटू a। तो √3 q इंटू a, ये तुम्हारा आ जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट। सही, तो √3 q इंटू a, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। यहाँ पे बस नेट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है और मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन में नहीं निकालना है। तो आप मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, कह रहा द फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट्स का क्या है, अरेंजमेंट दिखाया गया इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी चित्र विभिन्न विन्यासों में क्षण चुंबकीय व्यवस्था को दर्शाता है। क्षण चुंबक यहाँ पे लगे हुए हैं। इस बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। सबका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, m है। इसका भी m है, इसका भी m है और इसका भी क्या है, m है। क्लियर, ठीक है। इसका भी m है भाई और इसका भी m है, इसका भी m है और इसका भी m है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो ये नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ। ठीक है, तो अगर मैं इनके बीच का थीटा देखूं 180, यहाँ पे देखूं तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है और साउथ है, इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। सही है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है,
नॉर्थ है और साउथ है, इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। सही, तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अगर मैं अब बात करूं किसके बीच डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट का नेट फार्मूला क्या लिखोगे, एम नेट इज इक्वल टू सेम वैसा ही फार्मूला जो पिछले स्लाइड में हमने लिखा था, एम स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस 2 एम वन एम टू और साथ में क्या कॉस थीटा, ये होता है। तो थीटा की वैल्यू पहले कॉस 90 रखो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, अंडर में एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर रहेगा। थीटा की वैल्यू 180 रखोगे तो एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर माइनस 2 एम वन एम टू हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 30 रखोगे तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 m1 m2 आ जाएगा। और 60 रखोगे तो 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर इस वाले केस में हम निकालें वैल्यू तो एम नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 2 m इंटू एम और cos 30 यानी √3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये वाली वैल्यू 2m स्क्वायर और प्लस √3m स्क्वायर, ये सबसे मैक्सिमम होगा। cos थीटा जितना मिनिमम होगा उतना ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, उतना ज्यादा उसकी वैल्यू। यहाँ 90 है तो 0 हो गया, यहाँ 60 है तो 1/2, यहाँ 30 है तो √3/2, तो √3/2 ज्यादा है और यहाँ 180 है तो माइनस हो गया। तो इसका मतलब इस वाले कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, कॉन्फ़िगरेशन थर्ड। समझ आ रहा है? बस फार्मूले में ये देखना है कि cos थीटा की वैल्यू कब ज्यादा और कब कम आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कह रहा है अ प्रोटॉन मूव्स विथ अ वेलोसिटी इक्वल टू 1/20 of the velocity of light. They associate de Broglie wavelength is, यानी मुझे de Broglie wavelength निकालना है। तो we know that de Broglie wavelength की मैं अगर बात करूं तो de Broglie wavelength क्या होता है भाई, जस्ट वेट, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी होता है। एच अपान क्या होता है पी, ये हमें पता है। तो सबसे पहले एच अपान पी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच अपान एम वी, एच अपान क्या लिख सकते हैं एम इंटू वी। सही, तो हमें पता है वी ऑफ द प्रोटॉन दिया हुआ है 1/20 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यानी सी, तो 1/20 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो लेमडा सॉल्व करने के लिए हमें h डिवाइड बाई एम भी लगाना पड़ेगा। h की वैल्यू 6.6 ले लो इंटू 10⁻34 होल डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाई बाई 1/20 और इंटू में 3 इंटू 10⁸। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁷ आ जाएगा। सही है, 8 को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ और 20 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 6.6 इंटू 20 इंटू 10⁻⁸ और 7 मिल के कितना हो जाएगा -15 ना, -8 हो जाएगा ऊपर जाके और नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1.67। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 6 12 और 2 6 12 13.2 आ जाएगा और इंटू में 10⁻⁻14 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई करो 3 7 21 यानी 1 आ जाएगा, 3 6 18 और 2 मिलकर 20 और 3 1 3 और 2 5, कुछ ऐसा आने वाला है। सही, तो 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो 2.65 इंटू 10⁻⁻14, तो बाकी में 2 नहीं है तो अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 65 और इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। सही, चलिए
आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आसान सा सवाल था, आप इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी एज शोन, यानी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के कोने पर 3 बिंदु आवेश रखे गए एज शोन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। द वर्क डन टू पुट टुगेदर दिस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दियर रिस्पेक्टिव लोकेशन। इन आवेशों को अनंत से उनके संबंधित स्थानों पर एक साथ रखने में किया गया कार्य, एक साथ रखने में किया गया कार्य हमें निकालना है। तो जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा या एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनको बनाने में उतना ही तो वर्क डन होगा, उतना ही क्या होगा, वर्क डन। सही है। तो अगर हमें मुझे एनर्जी निकालना है टोटल, तो मैं लिखूंगा U1 प्लस U2 और प्लस U3। सही है। और हमें पता है U1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या, R1। सही है, R बोल सकते हो या R1 बोल देते हैं, फिर R2 बोल देंगे, 1/R12 बोल देते हैं। चलो 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 प्लस 1/4πε0 Q3 Q1 और डिवाइड बाई क्या, R31। सही। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और इस वैल्यूज को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जस्ट वेट। अगर मैं U टोटल निकाल रहा हूं तो 1/4πε0 सब में कॉमन है, बाहर कर दो, बाहर कर दो भाई। अच्छा Q1 Q2, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, तो 3 × 10⁻⁸, 5 × 10⁻⁸। साइन के साथ रखना भाई, 3 × 10⁸ इंटू -5 इंटू 10⁻⁸, ये भी -8 है, और डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी सेम है तो डिस्टेंस भी कॉमन ले सकते हैं, बट लिख देते हैं 5 × 10⁻² प्लस Q2 Q3, तो Q2 हो गया -5 इंटू 10⁻⁸, और ये हो गया 2 × 10⁻⁸, और होल डिवाइड बाई ये भी डिस्टेंस कितना हो गया, 5 × 10⁻² प्लस Q3 Q1, Q3 कितना हो गया, 2 × 10⁻⁸ इंटू 3 × 10⁻⁸, और डिवाइड बाई कितना, 5 × 10⁻²। सही। तो ये आ गया इक्वेशंस। अब हमें ये वाली वैल्यू हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। U टोटल ही हमारा वर्क डन है, 1/4πε0 हमने कॉमन ले रखा है, अंदर क्या बचने वाला ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, -5 3 × 15 इंटू 10⁻⁻16, -15 इंटू 10⁻⁻16, और नीचे 5 × 10⁻² प्लस आगे -5 2 × 10, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -10 × 10⁻16 और होल डिवाइड बाई 5 × 10⁻² प्लस। हाँ आगे देखिएगा भाई, क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा 2 3 × 6 इंटू 10⁻16 और होल डिवाइड बाई 5 × 10⁻²। सही। बस अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/4πε0 कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम तो सेम ही है, 5 × 10⁻², -50 -10 -25 अब +6 माइनस कितना हो जाएगा, 19 × 10⁻6, ये आ गया। अब रख देते हैं वैल्यू, 9 × 10⁻9 इंटू -19 × 10⁻16 और होल डिवाइड बाई 5 × 10⁻²। 10⁻² से ये कैंसिल, 10⁻14। सही है। अब बात करें
9 इंटू -19, 10⁻9 और 10⁻14, 10⁻, कितना आ जाएगा 5, -5 आ जाएगा, सही, और डिवाइड बाई 5। फिर क्या करते हैं, 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, फिर आ जाएगा तुम्हारा 4, 5 8 जा 14, 8 से मल्टीप्लाई करो, 19 8 जा 172, सही है, 19 नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 18 9 जा 172 हो जाएगा। ओके, हाँ 172 17 आ जाएगा, 18 1 जा 18, 17 35, 35 यानी कितना आ जाएगा 35 पॉइंट इतना आ जाएगा। तो यू टोटल की वैल्यू 3.52 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा -4 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क डन। जितना एनर्जी लगेगा चार्जेस को पास लाने में उतना ही वर्क डन होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है भाई, आपने पढ़ा होगा, आई होप आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। इन चार्जेस को बनाने में जितना वर्क डन होगा वो इनके टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, -3.42 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, चलिए ये हमने सॉल्व कर दिया, ये उसका सोल्यूशन दिखा दिया आपको पूरा। अब आगे बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, अब ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे थे इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइन इज मैक्सिमम व्हेन अ पोलराइज्ड शीट P2 is rotated between two crossed polarities, P1 and P2, सॉरी P1 and P3, दो क्रॉस पोलराइज्ड हैं, उनसे जब लाइट पास हो रहा है तो मान लो ये तुम्हारा एक्सिस है, ये P1 है और ये P3 है। ठीक है, और ये दोनों क्रॉस्ड है, ये दोनों क्या है क्रॉस, यानी इसमें कुछ लाइन ऐसे होगा, इस लाइन को इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तब आपको समझ आएगा रिलेट। इसमें लाइन ऐसे है मान लीजिए, और इसमें लाइन ऐसे है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, P1 और P3। बीच में आपका ये P2 है, बीच में आपका ये क्या है P2। लेट्स टेक, वो क्या कर रहा है थीटा बना रहा है, इससे क्या बना रहा है थीटा एंगल, तो इससे थीटा बना रहा है, तो इससे कितना बनाएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लाइन बना दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस कितना हो जाएगा थीटा। कौन P2 बना रहा है, ये कौन बना रहा है P2, सही है, ये भी कौन बना रहा है P2 बना रहा है थीटा। चलो अब हमें पता है कि मान लो यहाँ से कोई लाइट आया, सोर्स से लाइट आया, तो जब इससे पास होता है, इससे जब पास होगा पहले वाले, तो ऑलवेज उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे जब पास होगा पहले वाले से, तो उसका कितना पास होगा भाई, I इज इक्वल टू आई नॉट, ये I इज इक्वल टू व्हेन लाइट, पहले चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं, तब आपको समझ आएगा ज्यादा अच्छा। इस P1 पोलराइज्ड है, ये P2 और ये P3 है। P3 भाई इसके परपेंडिकुलर है, सही, और मान लो कि ये थीटा बना रहा है, इससे थीटा बना रहा है, तो इससे कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा, इसी में दिखा दिया तुमने। ठीक है, चलो अब बात करते हैं व्हेन, मान लो यहाँ पे कोई सोर्स है, तो माइनस लॉ जैसे जैसे लगाते हैं वैसे वैसे लगाते चले जाओ। व्हेन लाइट passes through P1, when light passes through P1, सही है, यही पूछ रहा है ना, हाँ कह रहा है P1 और P3 संचारित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है जब एक पोलराइड P2 को दो क्रॉस किए गए पोलराइड पर लगाया जाता है। ठीक है, क्रॉस का मतलब पॉजिटिव बन रहा है, यानी 90 डिग्री बन रहा है। when light passes through P1 then intensity कितना हो जाएगा भाई, इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ कि इसका I0 है, तो पहले किसी भी पोलराइड से जब पास होगा
जो भी इसके पैरेलल में रखा हुआ है, तो उसमें इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू व्हेन नाउ लाइट पासेस थ्रू पोलराइज लाइट, ये पोलराइज लाइट की बात कर रहा हूँ, अनपोलराइज्ड पोलराइज बन गया, पासेस थ्रू P2, देन इंटेंसिटी कितना हो जाएगा भाई, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ लाइट, ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, P1, विथ रिस्पेक्ट टू P1 व्हेन लाइट passes through P3, then intensity कितना हो जाएगा भाई, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो इंटेंसिटी हो गया, इसका भी कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू P3 से पास हो रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू P1, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू P2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये फाइनल इंटेंसिटी आएगी लाइट की। तो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई नॉट बाई टू 4 से डिवाइड कर दो और 4 से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा और इनटू में क्या, कॉस थीटा। सही, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू, 4 2 जाए, इसको बाहर कर दो और अंदर वाली वैल्यू साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी साइन 2 थीटा का स्क्वायर है तो ये कब मैक्सिमम होगा, साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब इसकी वैल्यू 1 हो, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स या साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। सही, थीटा ये पहले P1 और P2 के बीच का, किसके बीच का, P1 एंड P2 के बीच का। अब मैं बात करता हूँ P2 एंड P3 के बीच का, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 45, ये भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा भाई, 45 डिग्री। यानी जब दोनों का एंगल 45 डिग्री रहेगा, P1 और P2 के बीच का भी 45 और P2 और P3 के बीच का भी 45, देन इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। सही, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द एंगल बिटवीन P1 एंड P2 एंड P3 इज π/4। सही, π/4 ही होना चाहिए, 45 डिग्री। P1 एंड P2 आर क्रॉस्ड, नहीं भाई, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज π/3, नहीं, ये भी गलत। एंगल बिटवीन P2 एंड P3 डज नॉट मैटर, इससे मतलब रहेगा भाई दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा, तभी इससे जो लाइट पास होने वाली है P1 और P3 से, N2 क्रॉस पोलराइज्ड है, मैक्सिमम लाइट जब ट्रांसमिटेड होगी जब 45 डिग्री होगा तब। ये थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है, इसको करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सही है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन कैंपस भी है, जो कि वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित है, जहां पर हम ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं। CUT UG में सभी कोर्सेज, BCom हो गया, BSc हो गया, सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, BA भी चलाया जाता है। जब आप ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन तो आपको लाइव क्लासेस, ऑफलाइन के अंदर भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, साथ साथ में PDF नोट्स मिलेंगे। PDF नोट्स वो भी प्रिंटेड फॉर्म में, बुक के फॉर्म में मिलेंगे, आगे हम बुक की बात करेंगे, बुक के फॉर्म में मिलेंगे। साथ में आपका टेस्ट होगा, टाइम से सारे टेस्ट होंगे, टाइम से सारा सिलेबस खत्म किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट से थोड़ा रूबरू हो जाए कि कैसे हमें एग्जाम हॉल के अंदर देना है। ठीक, उसके साथ साथ आपको डाउट सेशन भी रखा जाएगा। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं देन आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेगा, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, और साथ में आपको ऑनलाइन डाउट सेशन मिलेगा। ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो ऑफलाइन में आपको डाउट सेशन मिल जाएगा। आपको जो भी कोर्स ऑनलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा सारा कोर्स रैंकर्स एजुकेयर के इस प्लेटफॉर्म पे चलता है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं रैंकर्स एजुकेयर के, जो कि प्ले स्टोर पर उपस्थित है। ठीक, और कोई भी जो डाउट है आप 9415190556 पर
पूछ सकते हैं या 8874153302 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है भाई कि टू सेल ऑफ EMF E and 2E with internal resistance small r and 3r respectively are connected in parallel. The EMF of and internal resistance of the combination. आंतरिक प्रतिरोध R और 3R, E और 2E वाले दो सेल को समांतर क्रम में जोड़े हैं तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध अगर मैं निकालूं तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2। ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R और प्लस 1/3R। तो 1/R इक्विवेलेंट क्योंकि पैरेलल में है ना, समांतर क्रम में, एलसीएम कितना हो जाएगा 3R, R से कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, 3R से ये कैंसिल तो 1 आ जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 कितना 3R। तो यहाँ से अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूं तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R/4। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3R/4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो आगे अगर हम बात करें E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 की वैल्यू E हो गया, R1 की वैल्यू R प्लस E2 की वैल्यू 2E हो गया और R2 की वैल्यू 3R, 2E है ना, हाँ। और 1/R1 प्लस 1/R2 इसको सॉल्व किया था तो कितना आया था 4/3R। R इक्विवेलेंट नहीं, ये 4/3R। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम ले लो, ऊपर 3R तो ये R से डिवाइड किया तो 3E आ जाएगा प्लस 2E, 3R से 3R को डिवाइड कर दिया और डिवाइड बाई 4/3R, 3R से 3R कैंसिल। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 5E बाई कितना 4, ये आ जाएगा 5E/4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। 5E/4 और 3/4R, तो ये 3/4 इंटू R, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सही, ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल है, आपको बस फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि अ सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज द लेंथ बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस विल बी। तो जब भी बाय स्ट्रेचिंग अगर बाय स्ट्रेचिंग कोई चीज हो रही है रेजिस्टेंस में, तो मैंने आपको बताया है कि R1/R2 स्ट्रेच कर रहे हैं, तब आप लगा सकते हैं L1/L2 का स्क्वायर, R2/R1 का स्क्वायर, सॉरी A2/A1 का स्क्वायर, या रेडियस के टर्म में लिखना चाहते हैं A2/A1 हो गया, हाँ रेडियस के टर्म में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो रेडियस मान लो स्मॉल r है दोनों का, स्मॉल R2/R1 इसके होल पावर 4। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं बाय स्ट्रेचिंग, अगर रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है तब, तो इनिशियल लेंथ, लेट्स टेक इनिशियल लेंथ आपका समथिंग है, मान लीजिए L, इनिशियल लेंथ, लेट वाइट से लिखते हैं भाई, एक सेकेंड, लेट इनिशियल लेंथ L है, फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल लेंथ 10% इंक्रीज हो गया तो L प्लस L इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11L/10। सही, ये फाइनल लेंथ आ गया जिसको मैं L2 बोल देता हूँ और इसको क्या बोलता हूँ L1। R1/R2 इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँ तो L1 को L माना है और L2 को कितना माना है 11L/10 का होल स्क्वायर। L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, तो R1/R2 में देखूँ ये ऊपर चला गया 100
और डिवाइड बाई कितना 121, 100 डिवाइड बाई 121, तो R1 को मैं ले सकता हूँ 100 ओम और R2 को कितना लिख सकता हूँ 121। तो क्या पूछा है परसेंटेज चेंज ना, क्या पूछा है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल यानी R2 माइनस इनिशियल यानी R1 डिवाइड बाई इनिशियल और इनटू में 100, फाइनल कितना 121, इनिशियल कितना 100 और डिवाइड बाई R1 कितना 100 और इनटू में 100, 100 से 100 कैंसिल तो आ जाएगा 21%। कितना आ जाएगा भाई 21%। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई आपका 21% आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक, यहाँ 100 से 100 क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो बस वो वाला फॉर्मूला बाई स्ट्रेचिंग में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी रेडियस में दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि रेनबो इज अ फेनोमेना ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ, रेनबो इज अ फेनोमेना ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, इंटरफेरेंस नहीं होता भाई, डिस्पर्शन होता है, पर रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, स्कैटरिंग नहीं होता। तो बी सी डी किसमें लिखा हुआ है भाई, इसके अंदर स्कैटरिंग नहीं होता भाई, स्कैटरिंग का मतलब लाइट फैलना, डिस्पर्सन होता है, पहले पानी की जो बूंद होती है उसमें लाइट आता है, रिफ्लेक्शन होता है, अंदर डिस्पर्शन वगैरह समथिंग होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, ऐसी चीजें चलती रहती है और उससे हमें क्या मिलता है एक रेनबो मिलता है। सही, तो रेनबो इज द फिनोमेना ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पानी की बूंद जब लाइट आता है तो पानी की बूंद में अंदर रिफ्रैक्शन होगा, अंदर रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन होगा, ठीक एंगल्स पे मुड़ेंगे तब ये जाके देखा जाता है, रेनबो कंबाइंड इफेक्ट है। सही है, आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3.2 into 10 to the power 7 in a magnetic field along a circular path of 20 centimeter. The magnitude of the magnetic field, हमें पता है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है आर रेडियस के, इसका रेडियस अगर आर है तो आर इज इक्वल टू क्या होता है एम बी अपन क्यू बी, एम बी अपन क्या होता है क्यू बी होता है। ठीक है, सॉरी एम बी अपन क्यू बी, तो यहाँ से आर हमें गिवन है, बी निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी अपन क्यू इंटू आर। जैसा तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मास मान लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, 9.1 होता है तो 9 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 7। आगे क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और आर की वैल्यू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सही, ये हो जाएगा 16 टू जा 16 टू जा क्या हो जाएगा तुम्हारा 32, ये पॉइंट लगा हुआ है। सही है, ये कैंसिल हो जाएगा, आगे ये इसके साथ कैंसिल तो 10 के पावर माइनस 29 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दूंगा तो 10 के पावर माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आने वाला है 9 इंटू 2 और डिवाइड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 टू जा 18 डिवाइड बाई 2, ये 10 ऊपर दे दो तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18 आ जाएगा, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। ठीक, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4 टेस्ला अगर हम देखें, ठीक है तो ये आ जाएगा हाँ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं
कि जब आप हमारा रैंकर्स एजुकेयर ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तब आपको मटेरियल्स मिलेंगे। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपके ऐप के ऊपर इन सभी बुक्स के पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप कहीं से भी इनको प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। सही, जैसे हम बुक्स की बात करते हैं तो डोमेन में आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ऐसे ही मैथ्स हो गया। अगर जनरल टेस्ट की बात करें तो पॉइंट्स हो गया और स्टैटिक जीके हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गई। और उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश इन सभी के मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएं। उसमें पीवाईक्यूज भी रहते हैं, आप पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस कर पाएं, आप आइडिया लगा पाएं कैसे पीवाईक्यूज आ रहे हैं। अभी हमने पीवाईक्यूज किए हैं, ठीक है। जस्ट अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान सुनिए। कह रहा है इन एनी लेंस द ऑप्टिकल सेंटर इज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द लेंस। नहीं, किसी भी लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर हमेशा सेंटर पे नहीं होता। जैसे मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं, एक सेकेंड, मान लो मैं ऐसे लेंस की बात कर रहा हूं, अगर इनका रेडियस सेम है तो सेंटर इसके सेंटर पे होगा। सही, इसके मतलब इनके सेंटर में होगा। लेकिन अगर मैं एक साइड को क्या करूं, इनफाइनाइट कर दूं, R2 की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं, तब इसका सेंटर कहीं इधर हो जाएगा। सही, तो सेंटर पे हमेशा नहीं होगा। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट, इन अ लेंस इफ द कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस इज इक्वल द ऑप्टिकल सेंटर एट द सेंटर ऑफ द लेंस। हाँ बिल्कुल सही है, अभी जस्ट एग्जांपल बताया। अ लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस नेवर शिफ्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बिल्कुल सही बात। मान लो कि ये इंसिडेंट रे है तो हमेशा इसी लाइन से पास होगा, मतलब डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है लाइट तो। ठीक, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन अ लेंस पासेस थ्रू इट्स फोकस। नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर अगर आ रहा है लाइट तो परपेंडिकुलर कहां से जाता है, सेंटर से। तो मान लो ये आपका सेंटर है, अगर ये सेंटर से जा रहा है तो जरूरी नहीं है ये लेंस से पास होगा। भाई लेंस से क्या होगा, पास होगा। परपेंडिकुलर जा रहा तो फोकस से नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। पैरेलल जब आएगा, जब तक पैरेलल लाइट नहीं आएगा तब तक फोकस से पास नहीं होगा। आई होप समझ गए होंगे। सेंटर से अगर लाइट पास हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो फोकस से जाएगा, कहीं से भी जा सकता है। फोकस से तभी जाएगा जब लाइट रे पैरेलल आएगा। लाइट रे कैसे आएगा, पैरेलल, तभी से फोकस से जाएगा। यानी ए और बी और सी आपका करेक्ट है, बाकी आपका क्या है, गड़बड़ है। ऑप्शंस देखना पड़ेगा भाई। आई थिंक इसमें ऑप्शन गड़बड़ है क्या। कह रहे अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन अ लेंस पासेस थ्रू इट्स। नहीं नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आई होप, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। केवल बी और सी होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बी और सी होगा भाई, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या बोल रहा है। कह रहे व्हेन लाइट पासेस थ्रू एयर टू ग्लास, एयर टू कहां जा रहा है, ग्लास। कह रहा है इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस। एयर टू ग्लास जा रहा है ना, तो एयर आपका हो गया रेयरर और ग्लास क्या हो गया आपका, डेंसर। ठीक, रेयरर मतलब आपका एक तरीके से जहां पे लाइट आसानी से चल जाएगी, डेंसर जहां पे लाइट आसानी से नहीं चली। तो एयर टू ग्लास जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज। वेवलेंथ अगर मैं बात करूं, ध्यान दो, साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू n2 बाई n1। n2 क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेमडा 1 बाई लेमडा 2, v1 बाई v2। तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्ट रेशियो है। डायरेक्ट क्या है, रेशियो। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। यहाँ पे इंक्रीज लिख दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज, ये नहीं होगा। इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी बोथ डिक्रीजेस, हाँ बिल्कुल सही। इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस बट वेलोसिटी इंक्रीजेस, नहीं। इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, नहीं। इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी बोथ आर डिक्रीजेस, क्योंकि डायरेक्ट रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बोलते तब बात करते हैं कि ज्यादा होगा कि कम। चलिए आते हैं लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे क्या पूछा गया है, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी कितना दिया हो, यानी अपने को मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना गिवन है, 10 वेबर पर
मीटर स्क्वायर with a velocity of 3 into 10 to the power 7 meter per second at an angle of 30 degree with the field the magnetic force of the electron. अच्छा इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स, तो Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया ना, F इज इक्वल टू कितना क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू की वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू बी की वैल्यू बी की वैल्यू हो गया आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू डी की वैल्यू हो गया 10 और साइन कितना 30 डिग्री। एफ इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सब नंबर को आगे ले लो, साइन 30 की 1/2 वो तो लिख देंगे। चलिए नंबर 3 को आगे ले लेते हैं, 10 के पावर माइनस 19, यहाँ पावर 1 हो गया, माइनस 19 प्लस 7 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसको कैंसिल कर दो 0.8 आ जाएगा, 0.8 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई होना चाहिए। 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया, सही ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 36 के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा टाइम लगा था, जिसको आपको लर्निंग्स में सीखना ही पड़ेगा। पोलराइजेशन में कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल बहुत तगड़े बन सकते हैं, इसलिए आपको उनको सीखना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? अभी तक हमने 1 to 36 सॉल्व कर लिया है और इसमें हमने देखा कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम टेकिंग है, बाकी आपके सारे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सवाल है। आपके कुछ सवाल तो नोट से डायरेक्ट हैं, कुछ आप जब थ्योरी पढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाएंगे, देन आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।